आज है हमारा 90 डेज सीरीज का 5th लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। इस लेक्चर में वो सारे टॉपिक अब हम कवर करेंगे जो पिछले लेक्चर में हमसे छूट गए थे या बच गए थे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है बेस की रिएक्शन। जो बेस होता है उसको जब हम अलग अलग सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है, ये हम इन रिएक्शंस में देखेंगे। तो सबसे पहली जो रिएक्शन है हमारी वो है रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल्स। जो बेस होता है उसको अगर हम मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो कंपाउंड सेम ही बनाता है जो एसिड मेटल के साथ मिलकर बना रहा था, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। और यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि जब भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक्वस फॉर्म में होता है उसको सॉलिड जिंक के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एक नया कंपाउंड बनता है सोडियम जिंकेट। क्या बनता है? एक नया कंपाउंड बनता है जिसे हम कहते हैं सोडियम जिंकेट, और साथ में ही हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो यहाँ पर उसका एक पिक्चर भी दिया है कि किस तरह से ये रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर जब हम बेस और जिंक को मिक्स करते हैं, तो जब भी हम बेस और जिंक को मिक्स करते हैं तो यहाँ पर भी इसी तरह से बबल के रूप में एक हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और उस बबल को अगर हम चेक करना चाहते हैं कि वो हाइड्रोजन गैस है या नहीं, वैसे ही यहाँ पर एक मोमबत्ती लाकर या कैंडल लाकर उसे जलाकर हम ये पता कर सकते हैं कि वो एक हाइड्रोजन गैस के आयंस को प्रोड्यूस कर रही है या नहीं। और यहाँ पर भी पॉप साउंड के साथ में वहाँ पर आवाज़ आएगी जैसे ही हम जो मोमबत्ती जल रही है उसको हाइड्रोजन गैस के पास में लेकर जाएंगे। नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारी वो है नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में। जो बेस होते हैं उनको किसके साथ रिएक्ट कराना है? हमें नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में। तो जब भी बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो एक नया कंपाउंड बनाता है जिसे कहा जाता है सॉल्ट एंड वाटर, जो पिछले वाले ने भी बनाया था जहाँ पर एसिड में बात की थी। तो यहाँ पर जो नॉन मेटल ऑक्साइड है उसको जब हम बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो नए कंपाउंड बनते हैं सॉल्ट एंड वाटर। फिर आता है यहाँ पर उसका एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको हम नॉन मेटल ऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो एक नया कंपाउंड बनाता है जिसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। और नोट के तौर पर, सिंस दिस इज अ फॉर्म ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विच यील्ड सॉल्ट एंड वाटर, वी कैन कंक्लूड दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिड सिंस न्यूट्रलाइजेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर क्या बन रहा है हमारा? सॉल्ट एंड वाटर। और ये सॉल्ट एंड वाटर कहाँ बनता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, जब एसिड और बेस में रिएक्शन होता है। और यहाँ पर भी सेम कंपाउंड बन रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को भी हम क्या नाम दे सकते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ भी सॉल्ट एंड वाटर ही प्रोड्यूस होता है। और हम कार्बन डाइऑक्साइड को जो नॉन मेटल ऑक्साइड बोल रहे थे उसे हम एसिड मान सकते हैं। हाँ, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसमें हम बात करेंगे डाइल्यूशंस ऑफ एसिड के बारे में। तो जो एसिड होता है जब भी उसे हम किसी भी वाटर में या एक्वस सॉल्यूशन में डाइल्यूट करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जैसे ही हम इसमें डाइल्यूट करते हैं तो वहाँ पर ब्लास्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए कभी भी जो एसिड होता है उसमें हम वाटर को इंक्लूड नहीं करते। जब भी हम किसी भी एसिड को डाइल्यूशन के रूप में डालते हैं तो उसमें वाटर में एसिड को डाला जाता है, जो कम मात्रा में डाला जाता है। अगर हम वाटर को एसिड में डाल देंगे तो वहाँ पर बहुत ही तेज़ी से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी जिससे ब्लास्ट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे और आसपास खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, हम वाटर को किस में डालते हैं? एसिड में ना डालकर एसिड को वाटर में डालते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे बर्न या जलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर यहाँ पर मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर डिक्रीजेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। जब भी हम किसी एसिड को पानी में मिला लेते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन और OH आयंस की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो जितना ज़्यादा मात्रा में पानी मिला होता है उतनी ही मात्रा में हाइड्रोजन और OH माइनस हो जाता है और उतने ही कम आयंस वहाँ पर प्रोड्यूस होंगे जब भी हम उसको डाइल्यूट कर यूज करेंगे। इसलिए कॉन्सेंट्रेटेड जो HCl होता है या H2SO4 होता है वो ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करता है, वहीं पर जो डाइल्यूट होता है
जिसमें थोड़ी ही मात्रा इस एसिड की होती है, वो कम मात्रा में हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर पाता है। फिर आता है यहाँ पर पीएच स्केल। पीएच स्केल किसी भी सब्सटेंस की एसिड और बेसिक सब प्रॉपर्टीज को शोकेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस इज मेजर्ड ऑन अ स्केल ऑफ नंबर फ्रॉम 0 to 14 कॉल्ड द पीएच स्केल। अब ये पीएच स्केल जो होती है वो क्या करती है, 0 से 14 तक की होती है। तो जो 7 से कम होते हैं वो एसिडिक होते हैं, जो 7 से ज़्यादा होते हैं उनका जो टाइप होता है वो बेसिक होता है। ड्यू टू वाटर मिक्स विद द एसिड और बेस सॉल्यूशन ऑफ बोथ एसिड्स एज वेल एज बेस विल सर्टेनली कंटेन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट एसिड विल हैव मोर हाइड्रोजन आयंस एंड कंपेयर टू बेस। अगर हम बात करें तो पानी में दोनों ही मिले होते हैं, जिसकी वजह से दोनों के पास में हाइड्रोजन आयंस तो होंगे, पर जो एसिड होगा वो क्या करता है, हाइड्रोजन का डोनर होता है, इसलिए उसके पास ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन होंगे, और जो बेस होगा उसके पास में कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन होंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस इज नथिंग बट द मेजर ऑफ दिस हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट इन देयर सॉल्यूशन। तो जब भी जिसमें कम हाइड्रोजन एटम होंगे वो कहलाएगा बेस, और जो जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन एटम होंगे उसे हम कहेंगे एसिड। यहाँ पर मोर एसिडिक का सॉल्यूशन लोअर विल बी पीएच, दस स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। अगर हम मान ले 7 से कम अगर 1 है तो वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और 7 वाला न्यूट्रल रहेगा। फिर आएगा मोर बेसिक का सॉल्यूशन हायर विल बी पीएच, दस स्ट्रॉन्गर विल बी द बेस। तो यहाँ पर जो 14 वाला पीएच स्केल होगा, जिस भी सब्सटेंस का 14 पीएच स्केल होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। एज वी मूव फ्रॉम 0 to 14 इन द पीएच स्केल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस रिड्यूसेस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे हम 0 से 14 में इधर इंक्रीज करते हैं तो हाइड्रोजन आयंस क्या करते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, और OH माइनस आयंस क्या करते हैं, धीरे धीरे इंक्रीज होने लगते हैं। इसलिए 0 से 14 तक हम इंक्रीज करते हैं तो वहाँ पर बेसिक कंडीशन या बेस की जो क्वालिटीज़ होती है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर कुछ सब्सटेंस है जिनके पीएच स्केल हमें देखने को मिल रहे हैं, जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। सबसे पहला है हमारा बैटरी, जिसमें कौन सा एसिड डलता है, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड जिसे कहा जाता है। फिर आता है स्टमक एसिड HCl, फिर आता है सिट्रिक एसिड, फिर आता है विनेगर, फिर आता है हमारा ऑक्जेलिक एसिड, फिर कॉफ़ी में कैफीन नाम का सब्सटेंस होता है, लैक्टिक एसिड, वाटर। और ये सारे सब्सटेंसेस हमारे जिस लेवल पर होते हैं, तो पहला जो बैटरी होता है उसका पीएच लेवल होता है 0, यानी कि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। फिर आता है हमारा स्टमक एसिड HCl, जो फर्स्ट नंबर पर आता है, जो H2SO4 से कमज़ोर होता है। फिर आता है लेमन यानी कि सिट्रिक एसिड, जो इन दोनों से थोड़ा कमज़ोर होता है। फिर आता है विनेगर, फिर टोमेटो यानी कि ऑक्जेलिक एसिड, फिर कॉफ़ी में जो एसिड पाया जाता है वो, फिर आता है मिल्क जिसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, फिर वाटर जो कि एक न्यूट्रल कंडीशन होती है। फिर आता है हमारा ब्लड, जो कि बेसिक लाइन पर ज़्यादा बिलोंग करता है, जहाँ उसका पीएच स्केल होता है 8। फिर आता है हमारा बेकिंग सोडा, जो 9 पीएच स्केल के साथ आता है। फिर स्टमक टेबलेट वो आती है जो हम स्टमक में इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारे डाइजेशन में इशू हो रहा हो तो हम इस टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे स्टमक टेबलेट कहा जाता है, जो हमारी एसिडिटी को कम कर देता है। तो उसका पीएच स्केल होता है 10। फिर आता है आपका अमोनिया सॉल्यूशन, जिसका पीएच स्केल होता है 11। फिर आता है सोप, जिसका पीएच स्केल होता है 12। फिर आता है हमारा ब्लीच, जो कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस ब्लीच का पीएच स्केल होता है 13। और फिर आता है ड्रेन क्लीनर, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस के रूप में जाना जाता है, जिसका पीएच स्केल होता है 14, जो एल्कलाइन साइड से बिलोंग करता है। फिर बात करते हैं हमारे उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स एक तरह के मिक्सचर होते हैं जो
बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स से मिलकर बनते हैं दैट गिव्स कलर्स एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज ऑफ एंटायर पीएच स्केल. So looking at the color obtained on the universal indicator paper, one can find out the pH of a given substance. ये बहुत सारे substances का मिक्सचर होता है. जब भी हम इसमें किसी भी तरह का एसिड या बेस डिप करते हैं तो वो उसी तरह के कलर को प्रोड्यूस करता है जिस लेवल पर वो पीएच स्केल हो. जैसे कि अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या उसका पीएच स्केल 0 होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, रेड कलर. फिर उसके बाद हल्का रेड, फिर थोड़ा ऑरेंज कलर, फिर येलो, फिर धीरे धीरे इसका कलर चेंज होता जाएगा तो सबसे ज़्यादा वॉयलेट कलर को प्रोड्यूस करेगा अगर उसका पीएच स्केल 14 होगा. तो इसे कहा जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो अलग अलग सब्सटेंस से मिलते हैं और जैसे ही हम उसमें एसिड या बेस को मिक्स करते हैं तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस होगा उतना ही ज़्यादा और उतना ही अलग कलर को वो प्रोड्यूस करेगा. यहाँ पर फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी अदर सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज होती है या एसिड होती है या बेस होती है उसको फाइंड आउट करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं. तो इसका पहला जो एग्जांपल है वो है लिटमस सॉल्यूशन. तो यहाँ पर ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी पीएच की. फिर हम बात करते हैं यहाँ पर रेड लिटमस एसिड के साथ रिएक्ट कर कर हमेशा रेड ही रहता है और अगर वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो कैसे बन जाएगा, ब्लू कलर से. फिर आ जाएगा ब्लू लिटमस जो एसिड के साथ रिएक्ट करते ही रेड में कन्वर्ट हो जाता है. फिर आता है बेस जो हमेशा ब्लू लिटमस को ब्लू ही रहने देता है, उसका कलर कभी भी चेंज नहीं होता है. फिर आता है टर्मरिक, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कोई भी रिएक्शन नहीं करता है पर जैसे ही इसको बेस के साथ रिएक्ट कराया जाएगा तो ये रेड में कन्वर्ट हो जाता है. फिर आता है फिनेथिलीन जो एक तरह से कलरलेस रहेगा अगर मैं एसिड के साथ उसको रिएक्ट कराऊंगा, पर जैसे ही मैं उसे बेस के साथ रिएक्ट कराता हूं तो वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है. फिर आता है यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज जो कि एक रेड कलर का कंपाउंड बनाता है अगर एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है या एसिडिक सॉल्यूशन में मिक्स किया जाए, और येलो कलर का सब्सटेंस बनाएगा अगर उसे बेसिक सॉल्यूशन में मिक्स किया जाए तो. फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते हैं जो सब्सटेंसेस का ऑर्डर चेंज हो जाता है अगर हम उन्हें एसिडिक और बेसिक मीडियम में लेकर जाएं. तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ओनियन क्लोव. जब भी ओनियन क्लोव की स्मेल की बात करें तो वो डिमिनेस हो जाती है. किसमें डिमिनेसेस, मतलब उसकी जो स्मेल होती है वो लगभग खत्म हो जाती है, पर अगर उसे एसिड में डाला जाए तो ओनियन की जो स्मेल है वो वैसी की वैसी ही बनी रहेगी, पर बेस मीडियम में वो क्या हो जाती है, लगभग कम हो जाती है या पूरी तरह से खत्म हो जाती है. फिर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की. डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका पीएच कैसा होता है. तो आवर स्टमक हैज एन एसिडिक मीडियम ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ HCl दैट हेल्प्स digest our food. At times when we suffer from indigestion which also leads to excess acid formation in the stomach, we feel uncomfortable. To neutralize the effect of the excess acid we use antacid which are basic in nature. The antacid neutralizes the excess acid and thus gives relief to the person. The most commonly used antacid is magnesium hydroxide, also commonly known as milk of मैग्नीशिया. तो अगर हमारे पीएच स्केल, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पीएच स्केल की बात करें तो ये हमेशा एसिडिक होता है क्योंकि हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें इस दुनिया का सबसे पावरफुल एसिड क्रिएट होता है जिसे कहा जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इस वजह से वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है. पर ये जो एसिड होता है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करता है, इसकी मात्रा अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हमारी एसिडिटी क्रिएट होने लगती है, एसिडिक प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, हमारे डाइजेशन में दिक्कत आने लगती है, हमारी बॉडी में गैस बनने लगती है जिससे हमें बहुत अजीब सी फीलिंग आती है. और इस डाइजेशन इशू को क्रिएट कर कर सॉल्व करने के लिए हम एंटाएसिड का इस्तेमाल करते हैं. अगर हमारी बॉडी में HCl बहुत ज़्यादा मात्रा में बन गया है तो उस एसिड को ख़त्म करने के लिए हम इनो का इस्तेमाल करते हैं.
जो कि एक तरह से एंटा एसिड होता है, और उसे मेनली जो होता है उसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से बनाया जाता है, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है, और जो कि कॉमनली हमारे इन स्टोर्स में मिल जाता है, मेडिकल स्टोर पे ऑन द काउंटर हमें ये मेडिसिन आसानी से मिल जाती है, जिसे हम एंटा एसिड कहते हैं, जो हमारे डाइजेशन सिस्टम में हमारे जो भी एसिड की प्रॉब्लम होती है या एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है उसे सॉल्व करने के लिए जाना जाता है। तो हमारा जो पीएच स्केल हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है वो हमेशा एसिडिक होता है। फिर आता है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। तो बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स है जो पीएच सेंसिटिव होते हैं। आवर बॉडी वर्क्स बिटवीन अ पीएच ऑफ 7 to 7.8. All living beings are extremely sensitive to pH change, and extreme change can make it difficult for the existence of life. Acid rain, which is rainwater mixed with acid, thus having a pH of less than 5.5, when falls into river changes the pH level of the river and thus kills aquatic life. Similarly, acid rain on plants also kills them as they require a certain pH of soil to thrive. अब हर ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए एक लेवल में ही पीएच चाहिए। जैसे हमारा जो पीएच स्केल है वो हमेशा 7 से 7.8 के बीच में ही होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा कम हुआ तो हमें भी बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होने लगते हैं। अगर एसिड ज़्यादा हुआ तो हमारी स्किन पर रेशेस होना शुरू हो जाएंगे, जलन होने लगती है। बेस ज़्यादा हुआ तो वहाँ पर भी हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से जब हम एसिड रेन की बात करते हैं जिसका पीएच स्केल होता है 5.5, तो जैसे ही ये एसिड रेन 5.5 से नीचे जाएगी तो यहाँ पर जो फिशेज होती है वो पूरी तरह से मर जाती है, यानी कि एक्वाटिक लाइफ पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। फिर यहाँ पर क्रेब्स, स्नेल्स को भी अपना एक 7 से 9 के बीच में एक क्या चाहिए, एक प्रॉपर वो चाहिए। ह्यूमंस को अगर इसके नीचे ले गए 4 to 11 के नीचे, अगर 4 to 11 के बीच में है, पर हमें मेनली कितना चाहिए 7 to 7.8, पर हम सर्वाइव कर सकते हैं 4 to 11 के बीच में, पर यहाँ पर हमें हेल्थ इश्यूज देखने को मिलेंगे। वहीं पर प्लांट्स को जो चाहिए वो 6 से 12 के बीच में, अगर 6 से 12 के बीच में ये है तो प्लांट भी सर्वाइव कर पाएंगे, पर अगर इससे ज़्यादा कम हुआ तो प्लांट भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो भी सॉइल में जो पीएच होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर पीएच की वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई तो प्लांट क्या हो जाएगा, जल जाएगा। वहीं पर फिशेस की बात करें तो फिशेस अगर 10 से ऊपर ये पीएच स्केल जाएगी तब भी वो मर जाएगी, यानी कि उसे जो पीएच स्केल चाहिए वो 5 से 10 के बीच में चाहिए। अगर 10 और 5 से ज़्यादा कम हुआ तो फिशेस भी वहाँ पर क्या करती है, मर जाएगी। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद वो है सेल्फ डिफेंस इन एनिमल एंड प्लांट्स। When ant sting a person, they inject methanoic acid into the skin, which causes extreme burning and irritation. When a wasp stings a person, they inject a basic liquid onto the skin, which again causes immense discomfort. In such cases, corresponding acid or bases are used to neutralize the effect of stings from insect. For an ant bite, often a mild base like baking soda can be rubbed onto the sting to neutralize the effect of acid, and for the wasp sting, a mild acid like vinegar is rubbed to neutralize the effect of the base. Many other animals as well as plants such as the nettle plant use this mechanism as a defense in the wild. अब हम किसी मधुमक्खी या एंट स्टिंग, मतलब जो चींटियाँ होती है उसके काटने के बाद अगर उस पर बेकिंग सोडा रब करते हैं तो जो एंट होती है वो मिथेनोइक एसिड यहाँ पर रिलीज कर रही होती है, या फॉर्मिक एसिड जो दूसरा नाम होता है उसका, उसे रिलीज कर रही होती है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा जलन होती है। जिस भी जगह पर वो एंट हमें काटती है उसे अगर कम करना है हमें तो वहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हमें जो वास्प होती है, मधुमक्खी जो होती है, उसके काटने की जो जलन होती है उसको कम करने के लिए हम विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो एनिमल होते हैं, ये एनिमल अपने आप को दूसरे जानवरों से बचाने के लिए एक तरह से एसिड का इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत ज़्यादा ही इचिंग क्रिएट करती है
और डिस्कम्फर्ट क्रिएट करती है। जैसे अगर एक मधुमक्खी हमें काट ले तो हमें बहुत ज़्यादा जलन होती है और दर्द होता है उस जगह पर, तो वो जो डिस्कम्फर्ट होता है वो सिर्फ एक तरह की प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो कौन प्रोड्यूस करता है या कौन परफॉर्म करता है, ये सारे एनिमल्स, एंट और वास्प। इस तरह से हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।